अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वो बल्दिया टाउन है और ये जो जगह है वो है गुलशन मज़दूर। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक शख्स से मिलने आई हूँ और उस शख्स से क्यों मिलने आई हूँ उसके बारे में थोड़ी सी आपको तफसील बताना चाहूँगी, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं उन रिश्तों पे जो आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद अगर आपस में आपकी नहीं बनती और मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं तो उसका जो शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे जो होते हैं वो शिकार इस लिहाज से होते हैं कि जब माँ होती है वो बच्चों को लेके चली जाती है, लेकिन जब बाद में बाप जो होता है जब वो चाहता है कि जी बच्चे उसको मिलें, उसके पास वापस आ जाएं, तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो एक बेटी है उसकी बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अब वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है, 10 साल की हो गई और उसका बाप चाहता है कि वो बेटी उसको वापस मिल जाए। लेकिन उसकी जो साबका बीवी थी उसने वो औलाद अपने भाई को दे दी थी और भाई को देने के बाद चलो ठीक है, होता है कि आपने अपनी बहन को भाई को अपना बच्चा दे दिया क्योंकि आपने दूसरी शादी कर ली है या आप रखना नहीं चाहते या आप नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि देने के बाद उस औरत ने उस कहते हैं बच्चे का जो नाम था, जो वालिद का नाम था, या वो भी चेंज करा दिया सर नेम। अब उसका नाम उसके अपने सके बाप पर नहीं है, वो उस बाप पर है जो उसका मतलब ज़ाहिर बाप है, लेकिन वो उसका शरई बाप नहीं है। तो आज का प्रोग्राम हम उस हवाले से करें, क्या ये जायज़ है, क्या ये हो सकता है, क्या आइन में इस पे बात हो सकती है कि अगर आपका सका बाप ज़िंदा हो और पेपर आपके उस बाप के ऊपर बच जाए, बेफाम हो जाए या इस तरह की कोई भी चीज़ें वो बन जाए, क्या ये चीज़ें हो सकती है? तो आज मुस्लिम कौन में सारी बातें हम इस पे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हम लोग अब इस शख्स से मिलने जा रहे हैं जिसने अपने बेटी को हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी है और कोर्ट तक पहुँच चुका है, लेकिन इस वक्त बेटी किसी और के पास है, उनके नाम से उसकी बर्थ सर्टिफिकेट भी बच चुका है। तो ये सारा मसला वो है कि क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़, ये बात करेंगे हम ऊपर जाके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम उस केस पे बात करने आए हैं, उस चीज़ पे बात करने आए हैं जो शायद अक्सर आप लोगों ने सुना है कि जी ज़िंदगी में जब दो पहिए आपस में प्रॉपरली नहीं चल पाते तो उसमें सफ़र करते हैं बच्चे। मैं आज एक बाप को आपके सामने लेके आ रही हूँ जो अपनी बेटी के लिए अदालत पहुंच चुका है और वो चाहता है कि उसकी बेटी उसको वापस मिल जाए। वो सारी कहानी बाप के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊंगी और वो ही बताएगा कि आखिर इस रिश्ते को ख़राब करने में, इस रिश्ते को ख़त्म करने में किसका किरदार था। लेकिन इस वक्त बाप की वो कहानी जिसमें वो कहाँ इस वक्त जा के परेशान हो रहा है, वो मैं आपके पास मुजरिम कौन में लेके आ रही हूँ। अच्छा, पहले प्यारा सा नाम बताएं अपना। मेरा नाम है हाफिज़ शुएब। हाफिज़ शुएब, मुझे आप बता सकते हैं आप वैसे करते क्या हो? मैं तो मेरा ताल्लुक़ तो मदरसे से है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदरसे में नाज़िम आला भी हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा जो है हमारा वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान से रजिस्टर भी है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा है, वहाँ पे मैं टाइम देता हूँ, बहुत कम टाइम देता हूँ, जैसे असनाद वगैरह पे दस्तखत वगैरह करना या कुछ तालीमी निसाब के हवाले से वो कभी कभार टाइम देता हूँ। वो ही मदरसा भी भाई का ही मदरसा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, क्योंकि जो मसरूफियत है जैसे घर का सिस्टम चलाना चल रहा है, तो वो जो है ना, अब बेटी का जो ये मसला सामने तकरीबन कोई 10 साल से ये मसला है और तकरीबन 9 साल हो चुके हैं जो सिटी कोर्ट में आना जाना, और फाइलें आपके सामने भी हैं। ये देखें कितनी सारी फाइलें हैं जो 2015 से स्टार्ट है 2023 के इस महीने तक। आपकी शादी कौन से सन में हुई? ये 15/11/2011 में निकाह हुआ और तकरीबन 26 दिसंबर 2012 में रुखसती हुई। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद जो जैसे ही रुखसती हुई, पहली ही रात में जब वो आई यहाँ पे, रुखसत होके यहाँ पे आई, तो पहली रात में तकरीबन रात के कोई 12-1 बजे जब हम तन्हाई में थे तो मैंने देखा उसके फ़ौरन हाथ पाँव टेढ़े हो गए थे। अच्छा, हाँ, पहली रात। तो मैंने ये पहले उन्होंने बताया नहीं, रिश्ते से पहले उन्होंने रिश्ता तय होने से पहले उन्होंने बताया नहीं, इन्होंने ये बीमारी वल तो बताई नहीं। तो मैंने फिर भी बात को छुपाई, घर वालों से भी थे कि ये इस तरह से हुआ। तो आपने उनके घर वालों से पूछा नहीं? बाद में मैंने पूछा, कुछ दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि ये मामला है। उन्होंने कहा कि ये तो बचपन से इनके साथ है। मैंने कहा रिश्ता होने से पहले आपने क्यों हमें नहीं बताया? तो ये आपने गलत की। फिर भी इसके बावजूद भी मैंने कहा मैं कबूल करता हूँ। ठीक है ना, वो इलाज होता रहेगा। में से थी शादी? जी, मतलब कहीं बाहर की थी, खानदान में नहीं थी। ठीक है। फिर तो उसके बाद ये कि ये बीमारी इनको लेके चलना, इलाज वगैरह जो भी है, मैं और खुद एक साथ जाते थे। करने में सही थी वैसे बातचीत में आपकी फैमिली नहीं, वो काम तो कुछ बनाना वगैरह तो उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज्वाइंट थे तो
मैंने कोई काम वगैरह ली नहीं, उनको तो बताया। अगर ये वो वीडियो मेरी देख रही है तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है। तो खुद देखिए भी आप पता है इसमें मैं अपने क्या लिए सच बीवी बोलूं, लाते क्या हो, कोई बिल्कुल नौकरानी भी। नहीं लाते, तो जी। आपका अच्छा बनता, फिर उसके बाद चीज़ें कैसे ख़राब होना शुरू हुई? हाँ, तो ये कि इलाज वगैरह जो जब मैं कर रहा था तो उनके भाई ने कहा कि आप इलाज ना कराएं, आप हमें पैसे दें। बात यहाँ से ख़राब हुई है, आप पैसे हमें दें? इलाज के पैसे दें, हम खुद इलाज करेंगे। मैंने कहा देखिए आपकी बहन है तो आप जाके खुद इलाज करें, अपने पैसों से करें। आप मुझसे पैसे, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं उनका शोहर हूँ, तो आपका हक भी नहीं बनता। और आपने कराना है तो आप खुद करा आप लो। खुद करा लें। तो यहाँ से उन्होंने फिर वो गुस्से का इजहार किया, यहीं से मेरी और उसके नसीर उनका नाम है, आपके तो साले का जी जी वो हाँ, हाँ। हालांकि वो माजूर भी है। अच्छा, हाँ, माजूर भी 1 पाँव से। तो बस ये कि मैंने कहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ से मेरी उसकी समझ लो जो लड़ाई समझ लो, साल क्या बाद, समझ लो, साल के अंदर अंदर तो लड़ाई? ये नहीं साल नहीं हुए थे तकरीबन, लगभग कोई 4-6 महीने के अंदर अंदर वो ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, ये चलता रहा। फिर उन्होंने कहा नहीं हमें तो यही बात बार बार, हमें तो खर्चा हमें तो हम कराएंगे। तो उन्होंने रोक ली वहाँ पे अपने घर पे। अच्छा, तो आपकी बेगम को बिठा लिया? फिर उसके तकरीबन कुछ 2-3 महीने के अंदर फिर मैं खुद जाके मैंने मिन्नत समाजत की अपनी अहलिया का। मैंने कहा आप आएँ और छोड़े। उन्होंने खुद कहा कि मेरा भाई जालिम है, आप उनके सामने मुझे ना ले जाएं, मैं दोबारा अपने घर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा आप खुद भी तो हिम्मत करें ना, अब मैं ही सिर्फ एक तरफा कोशिश करूं तो इससे काम नहीं चलेगा। आप खुद भी कोशिश करें, ना जाएं वहाँ पे, अपनी वालदा से सिर्फ मिलें। तो 13/12/2013 को फिर ये मामला फिर मैंने जामा उस्मानिया में रखा। वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मेरी जो बहन है वो खुला तलाक चाहती है। तो मैंने कहा ये कोई बात ही नहीं हुई। साले ने बोला? हाँ, उन्होंने कहा अच्छा, कि उनके मामू वगैरह भी थे साथ में। उस फैसले में तकरीबन 20 से 25 अफराद थे। जामा उस्मानिया में फैसला हुआ, उनमें मौलाना अब्दुल अजीज़ थे जो फैसला करने वाले। तो मैंने कहा बात बहुत असर से लेकर तकरीबन असर से लेकर इशा तक। तो खुला चाहती है, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो पैसे ना देना? हाँ, आपस में बदनज़गी जो थी वो बहुत सारे उन्होंने अपनी तरफ से झूठ वगैरह उनके भाई ने सामने किया। आप मेरी बहन को वॉशरूम में खाना देते हैं, उस वक्त उस फैसले में भी कहा था। मैंने कहा क्या वो उनका कहना था। अच्छा। बहरहाल फिर वो आगे जाके बात तकरीबन असर से लेकर रात इशा तक दरमियान में वो फैसला चलता रहा, उसमें बात होती रही। बिल आखिर उन्होंने ज़बरदस्ती की नहीं, मेरी बहन चाहती है कि तलाक हो। ठीक है। तो बात यहाँ तक पहुँची कि मौलाना अब्दुल अजीज़ थे, उन्होंने कहा देखिए बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं, आप फिर फारिग ही कर दें। तो एक तलाक रिजी पे फारिग कर दे, खुला पे। मैंने कहा इस पे कोई पेपर वगैरह हो जिसमें मैं भी सिग्नेचर करूँ, औरत के भी सिग्नेचर हो। उन्होंने कहा ठीक है, वो पेपर भी बनाया गया, पेपर मैंने सिग्नेचर की, उसमें वो पेपर यहाँ मौजूद है फाइल में। अच्छा। और फिर उनको दी कि आप अपनी बहन से सिग्नेचर करवाएं। ठीक है। तो वो सिग्नेचर करके दोबारा लेके आए हैं, तो पता चला उसकी बहन का सिग्नेचर नहीं, वो खुद अपना सिग्नेचर करके मुझे दी। क्यों, मतलब आपकी बीवी उस वक्त नहीं चाहती थी? नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं चाहती थी ना, तो उन्होंने क्यों सिग्नेचर नहीं की। तो उसके तकरीबन यही तकरीबन 13/12/2013। आपको पता कब चला कि आपके बेटी की मतलब पता होने वाली है? क्योंकि उसी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है? वो तो उससे पहले मुझे मालूम था। अच्छा। उससे पहले मुझे मालूम था, और ये मसला जो हुआ है इस वक्त तकरीबन 9वें महीने में थी मेरे ख्याल। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी यानी 2-3 हफ्ते बाकी थे। ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो तलाक नहीं होती है। देखिए ये फिर वो एक शरीय मसला हाँ, लगा जाता है। बात है जो हम एक जैसे जो बात करते हैं कि इसमें जब औरत हमला हो जाए तो कहते हैं तलाक नहीं होती। जहाँ तक मेरी नॉलेज में, मैं इसमें बहस नहीं करूँगी। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ये कि मैंने पैगाम भेजे उलमाए किराम के ज़रिए कि किसी तरीके से बात बन जाए। ठीक है। तो नहीं, 1 साल बाद 2015 जनवरी में मेरे पास कोर्ट से नोटिस आया कि उन्होंने वहाँ दावा किया कि शोएब मुझे लेने नहीं आता और ख़र्चा ना नफ़का भी नहीं देता। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो आए, घर बसाए। अब वो वहाँ दावा कर रही है कि मुझे खुला चाहिए, ये मुझे रखना नहीं चाहता और ख़र्चा वगैरह नान नफ़का वगैरह कुछ भी नहीं देता। इनके यहाँ औलाद भी है जिनका नाम बीबी हाजरा है। तो मैं बड़ा परेशान रहा। मैं कोर्ट में चला गया नोटिस लेके, फिर वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। जनवरी 2015 से लेकर अब तक बीच में 2015 में आपकी बेटी हुई है? नहीं, नहीं 2014 में 2014 30 जनवरी 2014 में। ठीक है। तो
ये कोर्ट में जो गई है 2015 जनवरी में। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने केस फाइल की खुला और मेंटेनेंस, मैंने GNW फाइल कर दी अपनी बेटी के लिए। ठीक है। अच्छा, वहाँ से फिर ये जो सफर था, आपने उस अरसे में अपनी बेटी को देखा था? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया। एक दफा भी अपनी बेटी नहीं, 2.5 साल तक मुझे देखने नहीं दिया। पहले दिन से लेकर जब पैदा हुई मुर्शिद हॉस्पिटल से लेके आए, मुझे पड़ोसियों ने बताया, मैंने भरपूर कोशिश की, इसी कमरे में बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। जैसे ही मुझे पता चला मेरी बेटी भी, वो नवाला गिर गया, खुशी से भी और तकलीफ से भी। उसके बाद जो भूख थी वो खत्म हो गई। अरे मैं शिव यहीं से कंटिन्यू करूंगी। हम अभी बात आ रहे हैं उस केस पे दोबारा से, जो असल यहाँ पे वजह बनी है, क्योंकि अब ये इनके फैसले हैं, वो रहना नहीं चाहती है, क्या हुआ वो आपके सामने कहानी आ जाएगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आपको लगती हैं कि शायद मर्द का ही कसूर है, कभी कभी मर्द का कसूर नहीं होता। औरत अपने घर को, अपनी गृहस्थी को खुद आग लगाती है। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं, और यहीं से हम कंटिन्यू इस बात को कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जब इनको पता चला आपकी बेटी हुई है तो आप खाना खा रहे थे और निवाला आपके हाथ से गिर गया। तो वो एक लम्हा खुशी का भी था, और हाँ, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मैं इनके घर के पास चला गया बेटी को देखने के लिए, फौरन यहीं से। यहाँ पहले करीब रहते थे इसी इलाके में, अब डालमिया में रहते हैं। अच्छा, 15 नंबर गली में। तो मैं फ़ौरन इनके घर के यहाँ चला, दस्तक दी और मैंने कहा मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उन्होंने तो मुझे नहीं बताया था, पड़ोसियों ने मुझे बताया था फ़ोन करके। तो मैंने दस्तक दी, उन्होंने डायरेक्ट माँ बहन की गालियाँ दी, यही नसीर, उनके नईम वगैरह, उन्होंने मिल के वो आप धरती के बोझ, और माँ बहन की गालियाँ भी थी। और बीच में हाथापाई वगैरह हुई, जो वो मैंने पुलिस स्टेशन सईदाबाद में भी एक दरख्वास्त दी, वो भी इसमें मौजूद है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल फिर उन्होंने देखने नहीं दिया। पूरे साल गुजरा, मैंने हर तरफ से कोशिश की, उलमाए किराम, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ वगैरह, सबको, हाँ, हर कोई जाता रहा, इनकी मिन्नत समाजत करता रहा, मगर इन्होंने ना मानी कि हम देखने तक नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं। तो ये साल गुजर गया, 2014 गुजर गया, फिर 2015 में मैंने GNW जब फाइल की तो भी केस चला ना, उसमें नोटिस वगैरह होते हैं, पेस्टिंग, पब्लिकेशन। उन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने तो खैर उसका क्या होगा कि आपने उनका खर्चा दें, वो फैमिली सूट है ना, वो उन्होंने किया। मैंने GNW वो अलग है ना, वो मेरी तरफ से तक बेटी की कस्टडी के लिए। ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या, मैंने अभी तक बेटी को देखा नहीं। जज साहब को मैंने कहा, देखिए मैंने अभी तक बेटी को देखा नहीं। 2014 जनवरी में पैदाइश हुई, 14 गुजर गया, अब 15 है, और 14 और 15 गुजरने के बाद तकरीबन 2016 के कुछ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में, लगभग मुझे सही माने से याद नहीं, तकरीबन 2.5 साल के करीब बच्ची को दिखाया गया। हाँ, जज साहब ने ऑर्डर किए कि आप लेके आए, वो भी 1 घंटे के लिए। अच्छा, तुम्हारी जो पेशियाँ होती थी वो क्या हर महीने, 6 महीने, 3 महीने बाद होती थी? जो ये आपने इतना ज़्यादा मुझे दिखा रहे हैं, सारे पेपर्स हैं सारे? जी, ये सारे मेरी, सिर्फ ये मेरी बेटी के हैं, सिर्फ बेटी के हैं, ये किसी और केस के नहीं। आप देख सकते हैं यार, कोई भी पन्ना उठाए, सारा का सारा ये बेटी के। अच्छा। 2015 से जब कोर्ट में गया, GNW में फाइल की, उन्होंने फैमिली सूट तो उनका था और डिसमिस हो गया, खुला के फ़ौरन बाद। फिर मेंटेनेंस में उन्होंने कुछ भी नहीं की, वो चले गए, क्योंकि मैंने GNW फाइल की, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने वो सफ़र स्टार्ट की बेटी के लिए, ठीक है, ये फाइल है आपके सामने। ये तो जब भी तुम जाते थे अदालत, तो बेटी क्या होती थी, या खाली तुम्हारा आपस सिर्फ आना जाना, बिला वजह आना जाना सिर्फ। अब वहाँ पे एक और मसला था, फिर मैंने उसी 2015 में ही, दूसरे महीने, तीसरे महीने में ही, तो मैंने खुद से वो वकालत का वो जो काम है वो मैंने खुद से सीखना शुरू किया। उसकी वजह यह थी कि पेशकार के पास जाएं, वो 100 रुपये 200 रुपये तारीख लेने के लिए लेगा, और बात करने के वो ख़र्चा अलग, जो रिश्वत है, अब वाज़े अल्फाज में, वो प्यून अलग ले लेगा, वो आगे हर कोई। अब मैंने कहा ये कोई क्या हो क्या रहा है, तो मैंने खुद से सीखने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर करते कराते यहाँ तक कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली कोर्ट क्लर्क बन गया। वो हमारे सीनियर है महमूद हबीबुल्लाह, उनके नाम पे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। तो अभी पिछले साल ही वो कार्ड वो एक्सपायर हो गया, मगर वो फिर उसके बाद मैंने रिन्यू नहीं की। उसकी वजह यह है कि मुझे खुद को इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं कोर्ट में क्या करूँ। तो मतलब हालांकि मेरे पास फैमिली मसले लोगों के भी आते हैं। ये केस पहुंचा कहाँ तक? अब जैसे तुम बच्चे की कस्टडी चाहते हो, बेटी की चाहते हो, बेटी तुम्हारी बीवी ने आखिर दी भी किसको थी? जो या बीवी क्या चाह रही थी, क्या वो क्यों नहीं चाह रही थी कि वो अपने बाप के पास जाए, और या वो अफोर्ड कर सकती है उसको भी? वो अच्छे घर की है। कौन? तुम्हारी बीवी के अच्छे घर की है, खाते पीते घर की है। वो जब कोई पेशकार का मसला आता है कि रिश्वत लेते हैं या कोई, मैं डीजे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उनके पास वो कंप्लेन लेके चला जाता। अभी भी इस वक्त
एक पेशकार के ऊपर मैंने केस फाइल किए एफ ब्लॉक में, कराची ईस्ट एफ ब्लॉक में 17 नंबर कोर्ट में ईस्ट में मैंने पेशकार के ऊपर केस फाइल की। आप क्या करते हैं, मेरा केस कमज़ोर करने के लिए आप इनसे रिश्वत लेके टेबल के नीचे आप पैसे लेके और अपने हिसाब से तारीखें वगैरह देते हैं। वो अभी भी मामला पेंडिंग में, तो उस पर ऑर्डर नहीं ये हुआ। जो केस चल रहा है, ये केस अब किस नोयत का चल रहा है? मतलब अब बेटी अब किसके पास है? आपकी बीवी के पास है या किसी और के पास है? मैंने दावा किया था कि मेरी बीवी के पास नहीं है, जो नाइला नहीं है। तो मैंने कोर्ट में बताया था, कोर्ट ने फिर नाइला को बुलाया कि आप आए बयान दें, क्या है कि आपने बेटी कहाँ किसको दी है। तो उन्होंने खुद फिर वाज़े, वो है मेरे पास यहाँ पे, उन्होंने खुद वाज़े तौर पर कहा कि मैंने अपने भाई को कस्टडी दी है। अच्छा, वो ठीक है, बच्चे जैसे दे देते हैं, बहन भाइयों को देते हैं, औलाद ना हो तो वो आप दे देते हैं। हाँ, उनकी औलाद है, अच्छा, उनकी भी औलाद फिर भी दे दी। इनको रखना ही नहीं है ना, उनकी नीड नहीं है ना इसको। जब नीड नहीं है तो आप मुझे दे, मैं हकीकी वालिद हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो वो फिर जज साहब ने भी ये पूछा कि आपने वल्दियत चेंज की, ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वल्दियत हमने चेंज की, स्कूल में भी नाम मेरे भाई नसीर का ही है वल्दियत में। तो मैंने स्कूल में जाके बहरिया मॉडल स्कूल जो मस्जिद एसारी में, वहाँ जाके पूछा। तो मैंने कहा हाजरा, बोला हाजरा नसीर। मैंने कहा अच्छा हाँ हाजरा नसीर, मैंने कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा फिर बाद में बोला आप कौन है? मैंने कहा मैं हाजरा के वालिद हूँ। बोला आज नसीर आप हैं? मैंने कहा मैं नसीर मैं नहीं, लेकिन मैं रियल वालिद हूँ। हाँ मैं हकीकी वालिद मैं हूँ। वो जो हुआ है कहानी इस तरह, फिर उनको मैंने ये सारा कुछ समझाया। अच्छा, अभी भी इस वक्त अभी देखें आपकी बेटी माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब उसको पता भी चल गया कि उसका असली बाप या उसका दूसरा बाप कौन है। तो कोई रिएक्शन बेटी की तरफ से नहीं आता? बेटी की तरफ से वो जब वो आप फर्स्ट टाइम उससे मिले, कब मिले? जैसे 2-2.5 साल की तो वो बहुत छोटी थी। हाँ। उसके बाद उसको जब आपकी समझ आई कि मेरा बाप, 5 साल बाद बच्चे को समझ आती है। मैं कह रही हूँ जैसे बच्चे को तो 5-6 साल बाद ही समझ आती है, उससे पहले बच्चा बिल्कुल वो होता है कि आप अपनी माँ के पल्लू में बंधा हुआ होता है। ठीक। और माँ उसको उस वक्त संभाल भी रही होती है, उसके दिमाग से खेल भी रही होती है। तो फिर क्या हुआ जब आपकी बेटी को पता चला कि आप उसके बाप हो, तो उसका रिएक्शन क्या है? तो ये कि मुलाकातें तो होती हैं, अब भी होती हैं। जो रेगुलर मुलाकात जो है, मीटिंग है, महीने में 2 दफ़ा कोर्ट में जो होती है, वो मैंने ख़त्म करवा दी। ठीक है। उसकी वजह ये है, जब ये बात खुल के सामने आ गई, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है जो वल्दियत चेंज की। ठीक है। तो मैंने कहा जज साहब ये वल्दियत चेंज है, अब मैं खर्चा किसको दूँ? ये लेके आते हैं कोर्ट में 2000 रुपये कन्वेंस के पर मीटिंग, जो 1.5 घंटे के लिए लेके आते हैं। और मैं अक्सर 2015 से ही कोर्ट में सवाल करता रहा कि ये बच्ची को माँ क्यों लेके नहीं आ रही है, कभी ये भाई, कभी वो भाई, कभी कौन। तो कोई भी लेके आ सकते हैं, पेशकार भी यही कहते हैं कोई भी लेके आ सकते हैं। तो करते कराते यहाँ तक के पता चल गया कि ये बच्ची इन्होंने उठा के दी है। अच्छा, मुझे अब वहाँ से बताएं जहाँ से अब ये आप इतनी सारी फाइल जो आपकी बन चुकी है, इसमें आपने बताया था कि केसेस जो भी साथ साथ चलते रहे, कुछ फतवे भी हैं। अब असल प्रोसेस है क्या? आपकी जो बेटी का मसला है जी, कि आपकी बेटी अब किसी और नाम से है, मतलब आप वालिद आप हो, लेकिन उसके वालिद जो पेपरों में वो कोई और है, वो उसका भाई है जी। तो आप इसके लिहाज से अब जंग लड़ रहे हो? जी, एक तो मुकम्मल कस्टडी मुझे मिल जाए, क्योंकि उन्होंने परवरिश नहीं की। मैं बेटी से जब भी पूछता हूँ तो ये इनकार करती कि ये मेरी माँ नहीं है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने परवरिश नहीं की है। सही। तो अब मसला ये है कि मैं काफ़ी। आपकी बेटी खुश है उनके साथ? आपको देखने में कैसा लगता है उसको, उसका पहनावा, उसकी बातें, उसकी मतलब वो ज़हनी तौर पर तो काफ़ी वो क्या कहते हैं मरीज़ बन चुकी है, यूँ समझ लो आप। क्योंकि बहुत सोचती है, मैं देखता हूँ तो मुझसे पूछती भी है बयान कब होगा। अब ये किसने बताया? वो आना चाहती है? वो नहीं, मुलाकातें होती है, यहाँ मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे घर पे वो। अच्छा। जी कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक। ठीक है, जब वो कहता है कि आप लेके जा सकते हो। हाँ, वो कमिश्नर वो मुझे वहाँ से दे देता है, फिर वो यहाँ तक पूरे दिन के लिए या 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, तो मैं यहाँ घर पे भी लेके आता हूँ। अब मसला ये है कि मैंने कहा कि अब मैं खर्चा किस बात का दूँ? अब वो जो वहाँ से लेके आते हैं कोर्ट में, पर मीटिंग जो है ना, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लेके आते हैं 2000 रुपया। वो जो बाकी जो सामान खाने पीने के खिलौने वगैरह वो कुछ छोड़ के सिर्फ वो 2000, महीने में 2 चक्कर, वो ये सारे ये है मेरे पास मौजूद है। तो अब मैंने कहा आप मुझे ही दे दें, हकीकी वालिद मैं हूँ। ठीक है। तो आप मुझे दें, मैंने दावा किया हुआ है और बहुत सारी एप्लीकेशन भी है इसमें। तो अब वो जज साहब ने जो है ना ऑर्डर किया है, वो सारी बातें। ऑर्डर जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने ऑर्डर किया कि मुझे नहीं मिल सकता। क्यों?
उन्होंने कहा कि आप सही तरीके से इसकी परवरिश नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो है तफसीली अपने जो चीज़ नाम चेंज करना और ये वगैरह, ये बच्ची उठा के देना ऑर्डर में है ही नहीं। अच्छा, वो जज साहब ने लिखा नहीं, इसलिए मैं अपील में चला गया कि जज साहब ने ये तो जिक्र ही नहीं किया ऑर्डर में, तो ये उन्होंने उठा के दी और ख़ुद आके बता रही कि मैंने दे दी भाई को। अब भाई को दी, आप मुझे दें ना, बात ख़त्म, इतनी सी बात है। अब मैंने जब FIR के लिए दरख्वास्त दी अजीज़ भट्टी थाने में, तो उन्होंने भी काफ़ी मामले को डिले किया। उसकी वजह, मेन वजह ये खुले अल्फाज में कहता हूँ, मिली भगत है। ठीक है, मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया, फिर वो बात चली। तो अब इतना अर्सा हो गया, अब देखें 2015 से चल रहा है, तो अब ये 23 ख़त्म होने वाला है, 24 शुरू हो जाएगा। तो इतने सालों में अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ ना, क्योंकि उनके वकील की तरफ से कानूनी तौर पे अगर बाप जिंदा है तो वो किसी बच्ची किसी और बाप पे नहीं हो सकती, रजिस्टर नहीं हो सकती, उसका बेफॉर्म नहीं बन सकता जब तक बाप ना चाहे या बाप कहे नहीं कि नहीं मैं अपना बच्चा देता हूँ। नहीं, मैंने तो नहीं दिए, ना ही मैं दूंगा, ना पहले मैंने दिए, ना ये जिक्र किए कि मैं दूंगा किसी मुतालबे पे या वैसे ही खुशी से, कोई मैंने ऐसा जिक्र कहीं भी नहीं किया। मैं देना भी नहीं चाहता, मैं रखना चाहता हूँ। अब आपने अपील किधर की है? अपील जो सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। चलिए जी, यहाँ से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे तो मजीद यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पे वही मसला आ गया कि बाप का कहना ये है कि जब मैं ज़िंदा हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 1.5 घंटे के लिए 2000 रुपये सिर्फ उसके 1.5 घंटे का भर रहा हूँ, खाना पीना जाना आना वो सब चीज़ें अलग हैं। जब मैं अपनी बच्ची को अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, तो उसको सपोर्ट किया जाए इनको, और वो बच्ची की फैसिलिटी इनको दी जाए। लेकिन आज इस वक्त वो एक उस रिश्ते की वजह से परेशान घूम रहा है, और इतना अरसा हो गया उसने अभी तक शादी नहीं की। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर। और यहाँ पर अभी आपने तमाम चीज़ें सुनी। खैर, उनके साथ उनके पड़ोसी भी बैठे हुए हैं। आपका नाम? मोहम्मद आज़म। मोहम्मद आज़म, कब से जानते हो उनको? ये तकरीबन हमारा 20 साल से है ताल्लुक से। अच्छा, साथ जब से यहाँ आए हो गए, जब से? जी, तकरीबन। बड़ा पुराना साथ, बचपन का? काफ़ी पुराना। हाँ, बचपन का साथ। तो मुझे बताओ, ये जैसे ज़िंदगी इनकी ख़राब ही मुझे लग रही है, इन्होंने अभी तक दोबारा शादी नहीं की, बेटी के लिए परेशान हो रहे हैं, और जिस तरह से मैं सुन रही हूँ कि ये चाहते हैं कि इनकी औलाद इनको मिले, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। शादी आपके सामने हुई होगी? जी, उस टाइम पे मैं आउट ऑफ कंट्री था, मेरे सामने शादी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन बीच में मामला थे वो मेरे सामने हुए। अच्छा। इस दौरान कुछ झगड़े भी हुए थे यहाँ पर। हाँ, जाहिर सी बात है, झगड़े काफ़ी दूसरे बंदे इन्वॉल्व हो गए थे, बाहर के बंदे भी, क्योंकि उनको कुछ बंदे थे, उनको कहीं और से ताल्लुकात था, तो उन्होंने सबको बुला लिया था। सबको बुला लिया था। उनको तो माशाल्लाह शुरू से फैमिली का बैकग्राउंड बेहतरीन है, क्योंकि हाफिज फैमिली कहलाती है। इनके वालिद साहब माशाल्लाह हमारे मस्जिद के अमीर हैं, माशाल्लाह तबलीग जमात के अमीर हैं, और माशाल्लाह 4 भाई हैं। कितनी गंदी जगह फंस गए। 4 भाई हैं, चारों हाफिज हैं। 4 भाई, चारों हाफिज, माशाल्लाह। तो खुद देखें फैमिली का बैकग्राउंड कैसा होगा फिर। तो मैं कहती हूँ कितना देखा जाए बाप और ऐसे बंदे हैं कि ये दूसरों की हेल्प करता है। जब दूसरों की हेल्प करता है तो जो अपने साथ जीवन साथियों को उसके कैसा होगा। कहने जी, बाथरूम में खाना देते तो मुझे हंसी आ रही थी कि औरतें कितना गिर जाती हैं अपने आप को साफ बताने के लिए कि वो कुछ भी इल्जाम लगा देती हैं। मैं समझता हूँ इनकी वाइफ से ज्यादा जो इनके साले थे ना, वो उनको खराब कर रहे थे। तकरीबन वो समझ शादी खराब करने का उन्हीं का इरादा था। अल्लाह। अगर वो औरत कहीं ना कहीं समझे एडजस्ट कर ही लेती है, लेकिन जब घर से सपोर्ट मिलती रही ना, घर से सपोर्ट मिलती है ना, तो खराब। घर अगर सपोर्ट ना मिले तो माशाल्लाह चल जाती है, मसला नहीं। काफी हमने मामला देखते रहते हैं, क्योंकि दुनिया। तो आप कभी गए इनके साथ कोर्ट वोट गए? वैसे तो मैं जाता रहता हूँ। हाँ। तो आप ये जो देखते हैं इस वक्त जो चल रहा है सब कुछ, इनको दरबदर होते हुए भी देख रहे होंगे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। ये एक बाप अपनी बेटी के लिए कर रहा है सब। ये तो बस हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और क्या करें। और जिस तरह हमारे कानून है, तारीख पे तारीख, हालांकि देखा जाए जिनके डॉक्यूमेंट्स है, फतवे हैं, हालांकि उलमा कराम ने भी कह दिया है, जो उनके उलमा कराम ने, मैं पूछ सकती हूँ उलमा कराम ने क्या बोला है, क्योंकि आप मुझे बेहतर बता सकेंगे। अच्छा, इसमें मैंने फतवे भी लिए हैं बेटी के हवाले से। क्या फतवा दिया गया इस पे? तो इसमें फतवा जो मेरे केस की नोयत के हिसाब से इस वक्त बेटी मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर अलीदगी हो जाए, हाँ। अगर अलीदगी हो जाए तो
क्योंकि ये तो कोर्ट से खुला लिए ना, तो मेरे यहाँ से तो मुकम्मल ख़त्म तो नहीं हुआ था। वो शरी मसला एक अलग है और कोर्ट का मसला वो अलग है। मैं दोनों को अलग समझता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए समझता हूँ कि शरीयत अलग समझती है। ठीक है। अच्छा, वो मसला ये कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो वो बाप ले सकते हैं, आप बाप को दें। ठीक है ना। वो बच्ची हो तो 9 साल की हो, शरीयत फतवे मेरे पास है मौजूद है। अब 9 साल की उम्र के एतबार से अगर देखा जाए तो फिर भी बच्ची मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि अब उम्र उनकी 10 साल है। ठीक है। अब मसला एक तो उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए वो मेरे पास होनी चाहिए, दूसरा ये मसला डॉक्यूमेंट्स के, क्या आपने बच्ची उठा के दे दी एक, क्यों उठा के दी आपने, आप मुझे दें। और डॉक्यूमेंट्स में भी आप देखें वल्दियत तब्दील है, उसके हिसाब से भी उन पे जो FIR बनती थी 468 भी कटाई है। जी मैंने FIR कटाई है, वो भी केस चल रहा है। अच्छा। कोर्ट नंबर 17 में चल रहा है, ईस्ट की बिल्डिंग F ब्लॉक में। तो वहाँ इनके ऊपर FIR कटी है, वो वहाँ ये पेशी में आते हैं। अच्छा। हाँ। तो वहाँ के जज का क्या कहना है? जिस तरह आप कह रहे हो कि ये तो है ही नहीं कि बाप अगर जिंदा हो तो नहीं हो सकता, तो वहाँ के वकील का, जज का क्या कहना है? प्रोसेस इतना लंबा क्यों कर दिया? प्रोसेस इतना लंबा तो देखिए ना, ये सारा कुछ इतने 9-10 साल से चल रहा है। अब मेरे ये समझ में नहीं है, मसला हल नहीं हो रहा। हर तरफ से मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं इसमें। अच्छा, बच्ची जब 10 साल की हो गई वो तो खुद भी कोर्ट में कह सकती है कि मुझे अपने बाप के साथ रहना है। हाँ। तो ये ट्रायल नहीं हुई, ये बात नहीं की उसने? ये तो उससे पीछे प्रेशराइज भी करते हैं ना, जैसे कि वो नाइला खुद आई थी जब खुला के लिए प्री ट्रायल हुआ था। जज साहब ने मेरे सामने पूछा आप रहना चाहती है? ये नहीं। उन्होंने पहले जवाब ये दिया कि पहले ये ऐसे नहीं था, अब ये ऐसा है। तो जज साहब ने कहा देखिए पहले आगे ये सब आपको रहना नहीं रहना। पीछे से इसके भाई ने आंखें दिखाई यूं कि डराया कि आप रहना नहीं है। मैंने देखा खुद ने। अब इसी तरीके से आप बच्ची को भी आप बुला के लेके आएंगे, वो पीछे से डरा वगैरह के मुलाकातें होती है। हाँ। मेरे पास जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें मैं आपको सेंड करता हूँ, आप देखें सारी तस्वीर में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची को मुझसे कितनी लगन है, मोहब्बत है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं दावा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटी चाहती है कि मैं मेरे पास रहे। अच्छा, देखिए जी, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको शायद समझ में आ रही होंगी। ये कितना इन्होंने अपनी बेटी को पाने के लिए पढ़ते उस दहेज तक आ गए कि ये वकील टाइप के वकील हो गए। और हेड क्या बोला था आपने? कोर्ट क्लर्क, हाँ, जो KBS से होते हैं, जो बैठ के लगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ये कि मैं LLB तो मैंने नहीं की है, मगर ये कोर्ट से मैंने सारे काम सीखे। LLB का लेट टेस्ट दिया है मैंने। अच्छा। हाँ, इसके अलावा कि लोग खुद मेरे पास आते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आए कि मेरे फलां केस नंबर है, देख लो कि नेक्स्ट डेट कौन सा है, उसमें हुआ क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता देता हूँ ऑनलाइन। शायद आप लोग ही देते हैं ना अनाउंसमेंट, जो डेटे होती है आप लोग डेटा में लिख रहे होते हैं। वो तो कोर्ट का ही काम है। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि कोर्ट में मेरा अब इतना अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा हो गया कि बाहर के लोग मुझसे पूछते कि नेक्स्ट डेट कौन सा है मेरे केस का। वो अंदर से आप कहते हो कि पहले मैं अपना मसला तो सॉल्व कर लूं। नहीं, वैसे आते हैं। इसके अलावा भी आसम भाई को पता है कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं। आसम भाई तो कह रहे हैं जी हम 20 साल से साथ हैं, और उन्होंने वो उनकी पूरी फैमिली, और जिस तरह से अभी मुझे पता चला है कि आपके चारों भाई आपसे कुरान है, तो इस पे तो कोई बात करनी बनती नहीं है। मेरे मुंह से कोई गलत भी अल्फाज ना निकले। आपकी बेटी का नाम हाजरा है? जी, बीबी हाजरा। बीबी हाजरा। अच्छा, अल्लाह ना करे ये टाइम और गुजरे, क्योंकि अभी वो 10 साल की है, और जब वो 15-16 साल की होगी तो बालिग जब हो जाएगी, और 13-14 साल के बाद अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ स्कूलिंग अच्छी कर ले, तो मुझे लगता है अगर वो आपसे प्यार करती है तो शायद उसको स्टैंड लेना खुद ही आएगा, वो खुद आपके पास आएगी। तो उस वक्त मैं इंतज़ार क्यों करूं? क्योंकि बच्ची जो है ना मामू के पास है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी देख लिया कि वाकई ये तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी बिल्कुल ये जेन्युइन चीज़ लेके आया, तो उसके हिसाब से बाप को मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक एडवाइस दिए या उसको कुछ भी समझे, ऑर्डर में नहीं लिखा, ऑर्डर में तो कंज्यूमर कोर्ट में जो ऑर्डर दिए मेरे खिलाफ ही दिए। इस वजह से मैं अपील में चला गया। अब अपील में क्या होगा वो केस चले, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अपील में आपके हक में दुआ हो। तो अगर आप इसी तरह कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे तो आप अपने ही वक्त खो रहे हैं। मैंने कोशिश भी की है कि मैं किसी तरीके से घर बैठूं, वो बेटी आ जाएगी, मगर बैठा नहीं जाता, सुकून नहीं है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बेटी है, बेटी दिमाग पे। अब सारा दिन रात को तकरीबन बमुश्किल मैं 2-2.5-3 घंटे में सोता हूँ। अच्छा, बमुश्किल नींद भी कम है, क्योंकि बेटी सारा दिन रात। अब हर कोई दोस्त यार वगैरह मिलते हैं, मुझे कहते हैं आप पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। आप मेरी पुरानी तस्वीर आप देख लें, हाँ, आप देखें, मैंने सेंड भी की है।
तो आप देखें पुरानी तस्वीर में जिम में था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद, अपना ख्याल रखते होंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब हर कोई मिलता है, महीने बाद भी मिल जाएगा, पहले से ज़्यादा कमज़ोर, पहले से ज़्यादा कमज़ोर, पहले से ज़्यादा कमज़ोर। इसलिए अब मैं मुलाकातें नहीं करता, दोस्त यार वगैरह से किसी से मुलाकात नहीं करता। फीलिंग कैसी फीलिंग है? देखिए अभी तो आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, हाँ। पास नहीं है, पर वो एक लफ्ज जो है आपकी बेटी है, हाँ। वो कैसा लगता है आपको? वो अब उसके अल्फाज ही नहीं है मैं अदा कि वो होती तो आपका ख्याल भी करती, हाँ। आपसे लाड भी करती, यही होता है ना बेटियों का। वो तो कभी कभार मुलाकात हो जाती है तो वो अब्बा कहती है तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ वो हाँ। अच्छा, मुझे लगा शायद वो अब्बा नहीं बोलती होगी क्योंकि गैप बहुत हो गया। नहीं, वो मैंने पहले समझाया था कि मैं तुम्हारा हकीकी वालिद हूँ, तो उन्होंने पहले कहा नहीं मेरे वालिद नसीर हैं। मैंने कहा नसीर नहीं है, मैं हूँ। तो मैं जब भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल वगैरह लेके जाता कोर्ट में, उसको दिखाता ये क्या लिखा है, उसे पढ़ना भी आता है इंग्लिश में। नाइला, शुएब, हाजरा, वो खुद अब लिखती थी तीनों के नाम, जब भी हर मीटिंग पे खुद लिखती थी। अब ये कि मसला ये जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह पे आया तो यहाँ से फिर बात अलग, मतलब केस अलग रुख पे चला गया। प्रॉपर्ली बर्थ सर्टिफिकेट उसके नाम का बन चुका है, बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम का अभी तक वो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लेके नहीं आया है। अच्छा। अब FIA को मैंने दरखास्त दी है, कराची हेड ऑफिस, इस्लामाबाद हेड ऑफिस, अभी 17 अक्टूबर को मैंने दी है। इस पे अलग कार्रवाई, इस पे तो आप मैं कहती हूँ इस पे तो बनती है कार्रवाई कि बाप जिंदा है तुम कैसे बना सकते हो। FIR पे सेक्शन तो लगी है, उसमें सिर्फ नसीर का नाम है, मगर बर्थ सर्टिफिकेट में माँ का नाम भी चेंज है, बाप का नाम भी चेंज है। उसमें 3 मुलजिमान आ रहे हैं, एक नसीर है, एक नाइला है और एक मेहरून निसा है, क्योंकि मेहरून निसा वो उनकी वालदा बनी हुई ना। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स में, तो वो कैसे माँ बन गई है। अब तो FIR तो तीनों पे बनती है, तो एक का नाम आ रहा है कैसे। तो यहाँ पे मैंने FIA को भी नादरा के खिलाफ दरखास्त दी है, विफाकी मोहतसिब में भी मैंने दरखास्त दी है। अच्छा, एक बात है, जैसे इस तरह की चीज़ें हुई हैं और बेफाम आपने कहा अभी तक ओपन नहीं किया गया, नंबर मुझे मालूम है। अगर मिसाल है अभी आपके खिलाफ ही फैसला हुआ है, आपको आपके हक में नहीं हुआ, अगर कल DNA कराने को कहा जाए, बेटी का DNA आपके DNA के साथ मैच कराया जाए, तो आप इसके लिए भी एग्री हैं? फौरी तौर पर बिल्कुल। क्योंकि देखिए असल चीज तो ये है ना कि जो कहेंगे जी इसका तो है ही नहीं, इससे तो था ही नहीं, किसने कह दिया, क्योंकि हम अपनी चीजें झूठ इतना हम लोगों के अंदर घुस चुका है कि हम तौबा कहना नहीं चाहिए। आप उसके बाप उनका बस चले तो वो बोल दे बाप ही नहीं है बिल्कुल, तो आप इसके लिए बिल्कुल अभी इसी वक्त तैयार हूँ मैं, अभी इसी वक्त अगर कोई कह देना मैं अभी तैयार हूँ उसके लिए। उनकी आवाज़ मैंने आप तक पहुंचाई है, बाकी की कहते हैं ना सुनवाई तो वो खुदा है, वो इंशाल्लाह इनको इंसाफ देगा, एक ना एक दिन ज़रूर इनकी बेटी इनसे मिलेगी। जी, जैसे कि आप आज का प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उस हवाले से मैं आज आपको स्पेशली इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के सवालात होते हैं कि ऐसे वालिदैन जिनमें खुला हो जाए या एक दूसरे को वो छोड़ दें और उनके बच्चे आगे हों, तो आखिरकार वो बच्चे कैसे वालिद को या वालिदा को मिलते हैं। वैसे तो वालिदा के पास ही होते हैं, लेकिन वो वालिद जो बच्चे लेना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। खैर, इसके लिए बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो मेरे जहन में भी गूंज रहे थे कि क्या बाप को कोई हक नहीं है कि वो अपनी औलाद को अपने पास रखे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िया अहमद अवान के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपसे हमें बहुत सारे सवालात करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं सवाल करना चाहूँगी उन वालिदैन के मुतालिक जिनमें आपस में नाचाकी के बायस शादी ख़त्म हो जाती है या औरत जाके खुला ले लेती है, मतलब मर्द नहीं छोड़ता पर औरत खुला ले लेती है। अगर उस केस में औरत खुला ले ले और उसकी कोई बच्ची या बच्चा हो, तो क्या वो बच्चा जब हो जाता है तो वो बच्चा किसी और बाप के बेफाम पे आ सकता है? मतलब वो किसी बच्चा किसी को दे दे? आपने डायरेक्ट सवाल कर दिया, आप बताएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ये शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं कपल के दरमियान, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जब उनके दरमियान शादी टूटती है, चाहे वो मर्द तलाक दे या औरत खुला ले, दोनों सूरतों में, ठीक है ना। तो जब इन चीज़ों को आप देख रहे होते हैं तो वो जो हम ट्रेजिक इंसिडेंट्स या ट्रेजेडीज़ जो हम कोर्ट्स में देखते हैं और जो कोर्ट्स का माहौल है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट का तो माहौल ही नहीं है कि वहाँ पे कोई बच्चों के केसेस चलने चाहिए। वो तो पाबंदी लग जानी चाहिए ऐसे केसों पे कि जो सिटी कोर्ट का माहौल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का माहौल है पूरे पाकिस्तान में कोर्टों का, वो वहाँ पे बच्चों का जाना
नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है सर ना? कुछ तो बच्चे मैं तो अब छोटे ही होते हैं, उनको नहीं पता होता और माँ बाप ये नहीं, डिसीजन ले मैं लेते तो हैं। आपसे सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि बच्चों की जगह नहीं है वो, ठीक है। जहाँ पे बच्चों की मीटिंग्स होती हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ। अब बात ये है कि जब आप गार्डियन वार्ड का सूट फाइल करते हैं, बच्चों की कस्टडी का केस, चाहे माँ फाइल करे या बाप फाइल करे, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। और इस ट्रेजेडी को मीटअप करने के लिए बहुत सारे तरीके होने चाहिए जो नहीं हो रहे। हमारा लॉ डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन जो हमारा कानून है, मैं उस पर आऊँगा कि हमारा कानून ये है कि अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर वो हिजानत, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है हिजानत, ओके, हिजानत जो है लड़के की 7 साल तक है। ठीक है। ठीक है ना? अगर माँ पे कोई सीरियस एलिगेशन नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर माँ का मज़हब अलग नहीं है, कि माँ के कैरेक्टर पे कोई साबित हुई बात ना हो, सिर्फ ज़बानी नहीं, सही, और या इस तरह की कोई चीज़ हो कि उससे पता चले कि वो इमोरल है या उसको सज़ा हुई हो, जेल में हो, तो फिर तो वो कस्टडी बाप के पास जा सकती है। ठीक है। अदरवाइज हिजानत में लड़के की उम्र 7 साल तक वो माँ के पास तस्वुर की जाती है। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जो हमारे जो गार्डियन वार्ड एक्ट है उसके अंदर ये है कि जब आप गार्डियन वार्ड का केस दाखिल करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट गार्डियन बन जाती है। ठीक है। गो के हमारी कोर्टें गार्डियन का रोल प्ले नहीं कर रही, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनको प्ले करना चाहिए लॉ के तहत, वो नहीं कर रही। तो कोर्ट गार्डियन बन जाती है, वो डिसाइड करती है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ होगी, बाप के पास होगी या माँ के पास होगी। क्योंकि जो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे इसमें गार्डियन वार्ड के लॉ में, बच्चों की कस्टडी में, वो ये है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ पे होगी। ठीक है। अगर बच्चे की वेलफेयर माँ के पास है तो माँ के पास होगी, और अगर बच्चे की वेलफेयर बाप के पास है, साबित करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है ना, कोर्ट के सामने। अब आपने जो मुझे सवाल किया कि आया कोई और बाप या कोई मामू, सर जो हम जो कोई केस, मामू, हाँ, कोई वो जो है वो अपना नाम लिखवा सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ये बहुत सारे बच्चे दे दिए जाते हैं ना। नहीं, रेगुलर केसेस हैं कि चूंकि उसमें 2 चीज़ें, एक कि बच्चे अगर छोड़ के चला गया बंदा, अब माँ को परेशानी है, उसने बच्चों को स्कूल में भी दाखिल करना है, उसको आईडी कार्ड भी बनाना है, और बाप बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, बिल्कुल ना वो बेफॉर्म बनाने के लिए तैयार है, ना उनके शनाख्ती कार्ड। ये मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि वो कई दफ़ा कहते हैं कि भाई जान छुड़ाओ और मैं अपने या तो सेकंड हस्बैंड का नाम लिखवा दूँ या मामू के उसमें दे दूं बच्चों को कि मामू जो है उसको देखे। तो इसलिए वो बेफॉर्म में वो डलवा देते हैं, वो गलत है। देखिए हमारा कानून, सर क्या ये हो सकता है कि अगर बाप जिंदा हो, मतलब हम जिसके पास से आए उस शख्स की दुहाई है कि जी जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, ठीक है, उसकी शक्ल खैर बेटी की दिखाई नहीं गई, 2-3 साल तक तो वो खर्चा देता रहा। उसके बाद कोई केस होता है, कोई फाइल करते हैं जिसपे वो कहता है कि बच्ची को मैं अडॉप्ट लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, लेकिन उसने वो अपने भाई को दे दी और आगे जब वो स्कूलिंग जाने लगी तो बेफॉर्म भी उसके नाम पे बन गया। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए वो कानूनी तौर पे सही नहीं है, वो ऑफेंस है। वो नादरा में अगर गलत आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और बेफॉर्म में जो उसके असली बाप का अगर नाम नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो ऑफेंस है। अच्छा। वो बाकायदा वो ताजीरात पाकिस्तान के तहत, वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ऑफेंस है, वो नहीं हो सकता। जिन्होंने भी किया है वो गलत किया है, वो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और देखें कोई किसी का नाम डाल नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल करता हूँ कि जहाँ बच्चों की माएँ रुल रही होती हैं कि भाई बच्चों को स्कूल दाखिल करना है, हमें उसके जो हस्बैंड जो तलाक हो गई जिससे या खुला हो गई, उसको बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ आ जाओ। वो चाहता नहीं है, वो खुद नहीं चाहता, वो सताते हैं। सही। तो लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता। तो बात ये है कि इसको एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन इशू पे इसको हैंडल करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। हमें ऐसा लॉ की ज़रूरत है कि अगर बाप जो है ना वो उसका असली बाप है तो उसको शनाख्ती कार्ड भी बना के देना है, उसको पासपोर्ट भी बना के देना है, उसको स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में भी आना है, ठीक है ना, वो उसको पाबंद करे अगर वो माँ के पास हैं बच्चे, और अगर बच्चे बाप के पास हैं तो माँ पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। दोनों तरफ की बात है, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा। तो बात ये है कि जो आपने सवाल किया, वो कोई भी बंदा किसी का वल्दियत चेंज नहीं कर सकता जब तक बाप इंटरेस्ट ना ले रहा, अगर बाप ना चाह रहा हो। मैं कहता हूँ बाप इंटरेस्ट ले या ना ले, कोर्ट भी कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। तो सर ये केस 10 साल तक क्यों चल रहा है? नहीं, मुझे उस शख्स का कहना ये है कि 10 साल हो गए, मैं एरिया रगड़ गई, मेरी खत्म हो गई, मैं 10 साल से जा रहा हूँ और वो अभी तक केस खत्म नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं कि वो जो आपको बता रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे फैक्ट्स आपको नहीं बता रहे,
हाँ, हो बेसिकली उनका केस जो है गार्डियन वार्ड का, चाइल्ड कस्टडी का, ठीक है। जिसमें एक एलिगेशन ये भी है कि उन्होंने बच्चे का नाम जो है ना उसकी वल्दियत किसी और की डाल दी है। सही। ये एक एलिगेशन है, लेकिन ओवरऑल अगर उस शख्स के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि वो वायलेंस करता था या बच्चों का खर्चा नहीं देता, वो बच्चों का ख्याल नहीं करता बच्चों को, तो वो एक वेलफेयर ऑफ द माइनर के हवाले से कोर्ट में चल रहा होगा। और हमारे कोर्ट के प्रोसीजर जो आप 10 साल कह रही हैं, हमें बहुत अफसोस है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो लॉ कोर्ट का सिस्टम है, ये फेल हो गया। लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लोगों को इंसाफ नहीं दे रहा, लोग रुल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इतनी लंबी जो तारीखें पड़ती हैं और जो हालात हैं, जो हड़तालें हो रही होती हैं और चीज़ें नहीं चलती हैं, तो ये मैं तो इस पर बहुत बोलता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया। इसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, इसको दोबारा से जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रुप बने हुए और यहाँ नीचे कोर्टों में बहुत बुरा हाल है, करप्शन का बाजार गर्म है और कोई तवज्जो, किसी को लगता है कि बेहिस हो गए हम सारे। बेटी हो या बेटा हो, उसको लेने के लिए कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं? बाप अगर चाहता है कि उसकी औलाद उसको मिले तो उसके लिए उसको वो तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ज़्यादा जो कहते हैं यहाँ पे वही बात आती है कि औरत के पास ही बच्चे होते हैं। बेटी हो तो जी 7 साल तक होती है और इसी तरह बेटा हो तो 7 साल तक होता है, बेटी होती है आई थिंक इससे ज़्यादा। तो लेकिन प्रोसेस जितना भी था सर ने हमें बता दिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे यानी किस्मत ताहिर को, मेरी पूरी टीम को यहाँ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।